Hello student, a very pleasant morning to you all. How are you? I hope you all are good at your home. I'm Vinita Singh. Welcome you to our YouTube channel of online classes for cursive writing. This video is for class 6 to 8. In today's video, we will write a poem that is Little Things. छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें क्या बहुत बड़ा काम कर जाते हैं. So without delaying, let's start. You have to say it, write it and repeat it. Little drops of water. Little drops of water. TER. Put a comma here. Okay student, the next line is little grains of sand. What is little? LITTLE, little. GRAINS, grains of sand. Put a comma again. Next line is make. You have to write it like this: MAKE, make the might ocean. MIGHT, might ocean. Now put a full stop and the beauteous land. And the beauteous, BEAUTEOUS, beauteous land. The next line is humble though they be. Put a comma again. Next line you have to write and the little movements, and the little movements make the mighty ages. May the mighty ages. Put a comma again. Of eternity. What is it? Of eternity. Okay student, we have completed our poem here. So you have to write it at least 2 times in your fair notebook. I hope you will do and improve your writing. Have a good day to all. Goodbye. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का श्लोक लिखते हैं स उ ल ए ख श्लोक। आपको भी एक पे श्लोक लिखना है अपनी नोटबुक में। तो लिखते हैं आगे कि मीठी वाणी से व्यक्ति सभी का चहेता बन जाता है। मैं ई ठ ई मीठी, व आ न ई वाणी, स ए से व्यक्ति आदव य क त में ई व्यक्ति, सभी स भ ई सभी, के आ का चहेता, च है एता चहेता, बैन बन,
जय आता जाता, जय आते आ जाता है। मीठी वाणी से व्यक्ति सभी का सहेता बन जाता है। कोयल भले ही काली होती है, कोयल कै ओ ये कोयल, भले 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 ए भले, है इही के आले ई काली, होती है ओ तई होती है। पर पैरे पर उसकी, ऊ से के ई उसकी, वाणी व आने ई वाणी या बोली मीठी होती है। मैं ई ठ ई मीठी होती है, ओ त ई होती है। अतः सभी उसे पसंद करते हैं। अतः उसे, उसे सभी से, भ ई सभी पसंद, प से न और द पसंद करते, कह रहते करते हैं। क्योंकि बहुवचन है इसलिए बिंदी। कोए की वाणी कै ओ ये ए कोए, कै ई की वाणी व आ न ई वाणी, कर्कश यानी कठोर, कड़वी कै र कै से कर्कश, होती है ओ त ई होती है। उसे, ऊ से ए उसे, कोई कै ओ ई कोई, पसंद प से न द पसंद, नहीं न है ई नहीं, करता कह रहता करता। वाणी को सुनकर व आ न ई वाणी, कै ओ को सुनकर, से ऊ न कह रहे सुनकर, उन दोनों में, ऊन उन दोनों, द ओ न ओ दोनों, में मैं ए में, अंतर ए न तेरे अंतर, स्पष्ट आधा से पे आधा से ट स्पष्ट हो जाता है ओ हो, जे आ ते आ जाता है। मनुष्य की, मैं न ऊ से ये मनुष्य, कै ई की मीठी, मैं ई ठ ई मीठी, व आ न ई वाणी, मनुष्य की मीठी वाणी उसके सभी कामों को सफल बना देती है। वाणी ऊ से के उसके, से भ ई सभी, के आ में ओ कामों, के ओ को सफल, से फ और ल सफल, बना ब न आ बना देती, द ए त इह देती है। थैंक यू। Good morning students. This is our GK class for 6 to 8 and our today's topic is continents and oceans. महाद्वीप एवं महासागर. When we hear the name of continents and ocean, there are some questions in our mind. What are continents and what are oceans? कि महाद्वीप क्या होते हैं और महासागर क्या होते हैं. So first of all we read about the definition of continent and oceans. Our question is what are continents? कि महाद्वीप क्या होते हैं. The big land masses which constitute the lithosphere. कि भूमि के वो बड़े भाग जो लिथोस्फीयर का निर्माण करते हैं, अर्थ की ऊपरी भूपरपट्टी का निर्माण करते हैं, उनको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं. 29% ऑफ लैंड मास ऑन द अर्थ, और भूमि कितनी है 29%. व्हाट आर ओशियंस? महासागर क्या होते हैं? तो ओशियंस आर ए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ
हाइड्रोस्फीयर की। जो हाइड्रोस्फीयर है, जलमंडल है, उसका एक महत्वपूर्ण भाग महासागर होते हैं, क्योंकि पानी सिर्फ महासागरों में ही नहीं होता, पानी सागर के अंदर भी होता है, नदियों के अंदर भी होता है, तालाब के अंदर भी होता है, अंडरग्राउंड वाटर भी होता है। तो टोटल वाटर जो अपने अर्थ सरफेस के ऊपर है वो 71% है, लेकिन जो मेजर पार्ट है वो ओशियंस है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस ऑन आवर अर्थ सरफेस। सो हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस के ऊपर कितने महाद्वीप हैं। देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन अर्थ सरफेस, कि अर्थ सरफेस के ऊपर कितने कॉन्टिनेंट हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, 7 महाद्वीप हैं। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। और लार्जेस्ट जो कॉन्टिनेंट है वो एशिया है और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है। अब है हाउ मैनी ओशियंस ऑन द अर्थ सरफेस। तो ओशियंस कई सारे हैं, लेकिन जो मेजर ओशियंस हैं वो 4 हैं। ठीक है, पैसिफिक, प्रशांत, अटलांटिक, इंडियन और आर्कटिक ओशियन। लार्जेस्ट जो ओशियन है वो पैसिफिक ओशियन है और जो स्मॉलेस्ट ओशियन है वो आर्कटिक ओशियन है। अब हम करेंगे लोकेशन ऑफ इंडिया इन आवर वर्ल्ड। इंडिया लाइज इन एशिया कॉन्टिनेंट, कि इंडिया कहाँ लाई करता है, एशिया कॉन्टिनेंट में लाई करता है। इट लाइज इन द नदरन हेमिस्फेयर, और गोलार्ध में अगर हम देखें तो उत्तरी गोलार्ध में लोकेटेड है। इट लाइज इन नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ आवर ग्लोब और अर्थ, और ये हमारे ग्लोब या भूमि पे उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। नाउ वी रीड द लोकेशन ऑफ आवर इंडिया in a diagram. These everyone knows that there are 4 main directions: east, west, north and south, and the other direction are north east के बीच में नॉर्थ और ईस्ट के बीच में नॉर्थ ईस्ट है, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट है, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट है, और नॉर्थ और वेस्ट के बीच में नॉर्थ वेस्ट है। ओके, इमेजिन दिस इज आवर अर्थ and this is equator line. Equator divide our earth into 2 parts, northern hemisphere and southern hemisphere. Okay, तो इंडिया कहाँ लाई करता है, नदरन हेमिस्फीयर में। फर्स्ट पॉइंट ये हमने अभी अपना पढ़ा कि इंडिया कहाँ लाई करता है, नदरन हेमिस्फीयर में। तो इसको आप देख सकते हैं कि जो अपनी इक्वेटर लाइन है 0 डिग्री, वो इंडिया अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, नॉर्थ और नॉर्थ साउथ हेमिस्फीयर। ठीक है, और इंडिया कहाँ लोकेट करता है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में। उसके बाद दूसरा डायग्राम हम देखते हैं। इसके अंदर ये हमने प्राइम मेरिडियन लाइन खींची है। कौन सी लाइन खींची है, ग्रीनविच लाइन खींची है, जो मानक समय रेखा है। ठीक है, जो लंदन से निकलती है, और ये अर्थ को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, वेस्ट और ईस्ट। अब जब हम इसके अकॉर्डिंग देखते हैं तो हमारा इंडिया कौन से पार्ट में है, ईस्ट पार्ट में है। उसके बाद हम यहाँ पे जो हमने इक्वेटर पहले वाले डायग्राम में देखी है वो यहाँ पे फिर से इसको ड्रॉ कर देते हैं। तो ये हमने क्या कर दिया, इक्वेटर ड्रॉ कर दी, और ये प्राइम मेरिडियन है। तो अपने अर्थ के कितने पार्ट हो गए, 4 पार्ट हो गए। ठीक है, तो अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा था कि नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होती है वो कौन सी डायरेक्शन होती है, नॉर्थ ईस्ट होती है। तो अपना इंडिया कहाँ पे लोकेट करता है, ग्लोब के ऊपर या मैप में, नॉर्थ ईस्ट में। ओके, नाउ वी रीड आवर कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस इन मैप। दिस इज आवर वर्ल्ड मैप एंड नाउ वी रीड आवर कॉन्टिनेंट्स। एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया and Antarctica. These are 7 continents. Okay, India lies in Asia continent and this is equator and this is Greenwich या prime meridian line, और India located in northeast part. Okay, now we read our oceans. Pacific Ocean और Pacific Ocean, हमें 2 बार Pacific Ocean दिख रहा है। तो यदि ये तो अपना फ्लैट सरफेस एरिया पे मैप है,
लेकिन जब हम इसको गोल करेंगे तो ये दोनों पार्ट्स जो है वो जॉइंट हो जाएंगे और ये पास पास आ जाएंगे। ओके, दिस इज इंडियन ओशियन, इंडिया के नीचे है तो इसका नाम इंडियन ओशियन है। ये अटलांटिक ओशियन है, ठीक है, जिसका शेप क्या है, एस है। और ये है आर्कटिक ओशियन जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द ओशियंस एंड कॉन्टिनेंट्स वेरी वेल एंड द लोकेशन ऑफ आवर इंडिया in the map, world map. Do all these questions in your GK notebook and fill the world map also with continents and oceans. Thank you. Good morning students, myself Anshu, your maths teacher. So today we are going to study about the square and square root. So square of a number is a number multiply with itself is the square and square root क्या हो जाएगा हमारे पास, just opposite to the square. So यहाँ देखो 1 to 10 स्क्वायर कैसे निकालते हैं, इनको बोलते हैं स्क्वायर ऑफ द नंबर. एंड इफ वी वांट टू फाइंड द स्क्वायर रूट, सो 1 का स्क्वायर रूट क्या है 1. यहाँ जैसे देखो 2 का स्क्वायर कितना है 4, 2 का मल्टीप्लाई विद 2, बिकॉज स्क्वायर क्या होता है हमारे पास नंबर मल्टीप्लाई विद इटसेल्फ. सो जो नंबर क्या है 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ 3 का स्क्वायर निकालना है तो 3 मल्टीप्लाई विद 3, 4 का निकालना है तो 4 मल्टीप्लाई विद 4. तो ये सब क्या है इनके स्क्वायर. अगर स्क्वायर रूट निकालना है किसका 9 का, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका स्क्वायर रूट 3. ठीक है. नाउ स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर, इवन नंबर क्या होते हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 या मल्टीपल ऑफ 2 आर इवन नंबर्स. सो स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर क्या होता है हमारे पास ऑलवेज इवन एंड स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड. ओके. नाउ द वैल्यू ऑफ 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज, अब यहाँ देखो हम इनके तो निकाल सकते हैं डायरेक्टली कि 6 स्क्वायर हमें पता है 36. इनकेस बहुत ज़्यादा बड़ी वैल्यू हो जाए तो हमने पढ़ा था एक फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एंड दैट विल बी a माइनस b इंटू a प्लस b. ठीक है. यहाँ पे a क्या है 6 माइनस 5 और 6 प्लस 5, तो क्या हो गया ये 6 माइनस 5 1. यहाँ ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई एंड 6 प्लस 5 इज 11. सो आंसर विल बी 11. ओके. नाउ सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर्स. ऑड मतलब क्या होता है विच आर नॉट मल्टीपल ऑफ 2. जैसे अगर हमारे पास है 1 प्लस 3 प्लस 5 अप टू सो ऑन n नंबर्स तक है. ठीक है. n नंबर मतलब क्या होता है यहाँ पे कि हम n की वैल्यू कुछ भी रख सकते हैं. इन केस अगर हमने 20 की वैल्यू पता करनी है तो हम यहाँ वहाँ पे उनको ऐड नहीं करेंगे. उनके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एंड दैट विल बी फर्स्ट, अगर ऑड नेचुरल नंबर्स है तो n स्क्वायर और अगर इवन है तो उनका फॉर्मूला होता है n इंटू n प्लस 1. ठीक है. डायरेक्टली फॉर्मूले में पुट वैल्यूज पुट करके हम उसका फॉर्मूला उसका सम निकाल सकते हैं. ठीक है. नाउ चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. नाउ परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, जैसे हमारे पास क्या था अगर हमें इसका निकालना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं किसी नंबर का, तो ये 8 का है तो परफेक्ट स्क्वायर है. जब भी जीरोस वाले नंबर्स दिखे तो उनमें क्या होता है कि इवन नंबर वाली जीरोस का इवन नंबर वाली जीरोस परफेक्ट स्क्वायर होती है और ऑड नंबर वाली परफेक्ट स्क्वायर नहीं होती. तो यहाँ देखो कौन कौन से आपको इवन दिख रही है. इवन है, ठीक है. 3 इवन है नहीं. यहाँ पे 4 इवन होता है, 6 भी इवन होता है, तो आंसर विल बी दिस. ठीक है. जीरोस के केस में हमेशा हम देखते हैं कि अगर वो जीरोस इवन नंबर में है तो क्या होंगी परफेक्ट स्क्वायर होगा, और अगर ऑड नंबर में है तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. ठीक है. अगर इन केस यूनिट डिजिट्स बताने किसी भी स्क्वायर की कितनी भी बड़ी वैल्यू, हम सिर्फ क्या करेंगे जो उसकी यूनिट प्लेस की डिजिट है, यहाँ यूनिट प्लेस डिजिट क्या है 7, और हमें पता है 7 का स्क्वायर कितना होता है 49. तो 49 का डिजिट कितना है यूनिट प्लेस डिजिट 9. सो इसका भी यूनिट प्लेस डिजिट क्या हो जाएगा 9. ठीक है. जैसे इन केस यहाँ पे अब हमारे पास है वैल्यू 7 6 9 1 8, तो यहाँ पे भी हम सिंपली क्या करेंगे 8 का स्क्वायर करेंगे एंड 8 का स्क्वायर इज
8 multiplied with 8 is 64 and the unit place of 64 is 4, तो आंसर विल बी 4. ठीक है. किसी भी स्क्वायर की अगर हमें यूनिट डिजिट निकालनी हो तो हम क्या करते हैं, उसमें जो उस नंबर की यूनिट डिजिट है उसका स्क्वायर करेंगे और स्क्वायर से जो वैल्यू आएगी उसका यूनिट डिजिट जो है, यूनिट पता है ना, यूनिट क्या होता है हमारे पास, वंस. ओके, यूनिट पता होता है, वंस प्लेस वाली जो डिजिट होती है उसी को बोलते हैं. ठीक है, तो वंस ये वाली वैल्यू होती है और 64 जब करेंगे तो वंस वैल्यू कौन सी होगी, 4. ठीक है, तो आंसर विल बी 4. अब फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. हमने क्या पढ़ा अभी तक, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, अब स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे. इसको हम देखो, जब भी हमारे पास जीरोस की फॉर्म में, हम उनको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं. 9 लिख सकते हैं इसको, 9 मल्टीप्लाई विद 100, यही होगा. ठीक है, अब हमें पता है 9 जो होता है वो किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और ये किसका होता है, 10 का स्क्वायर. ठीक है, तो वैल्यू क्या आ गई इसकी, 3 मल्टीप्लाई विद 10 दैट इज इक्वल टू 30. तो आंसर विल बी 30. इन केस अगर यहाँ पे होता 400 तो 4 मल्टीप्लाई विद 100, और 4 होता है 2 का स्क्वायर और 100 होता है 10 का स्क्वायर, सो इसका आंसर आ जाता है 20. ठीक है, हमें स्क्वायर नहीं करना, स्क्वायर तो ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या निकालना है, उनके स्क्वायर रूट. तो 2 का स्क्वायर रूट क्या होता है हमारे, सॉरी 4 का स्क्वायर रूट हमने अभी पढ़ा था, 4 का क्या होगा हमारे पास स्क्वायर रूट 2. ठीक है, सो नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर. अब ऊपर एक स्टेटमेंट लिखवाई थी कि द वैल्यू स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर इवन. तो यहाँ पे जो इवन नंबर होगा उसी का ही क्या होगा, स्क्वायर इवन नंबर होगा. तो इनमें से कौन सा है हमारे पास, अब यहाँ पे स्क्वायर गिवन है और इनका स्क्वायर रूट बताना है. अब यहाँ इवन नंबर कौन सा, सिर्फ ये, तो आंसर भी यही होगा. ठीक है, सो दैट इज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू. Good morning students, I Nitu Yadav welcome all students in our YouTube channel of online classes. So students, today we study about basic science quiz questions from class 6 to class 8. Let's start with our science quiz questions. First question is, what is the temperature of surface of sun? जो सन है, सूरज है, उसके जो सरफेस का टेम्परेचर कितना होता है. तो आंसर है स्टूडेंट 6000 डिग्री सेल्सियस. 6000 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, सरफेस होता है सन के टेम्परेचर का. क्वेश्चन नंबर सेकंड है, हाउ मैनी फेशियल मसल्स आर इन्वॉल्व इन स्पीकिंग. जब हम बोलते हैं तो कितनी फेशियल मसल्स जो हमारी बॉडी में है वो इन्वॉल्व होती है हमें हमारी स्पीकिंग में. तो आंसर है 70. मीन 70 ऐसी हमारी बॉडी के अंदर 70 मसल्स ऐसी हैं जो स्पीकिंग के दौरान इन्वॉल्व होती है. क्वेश्चन नंबर थर्ड है, नेम द एसिड दैट सिक्रेटेड इन स्टोमक. ऐसा कौन सा एसिड है जो स्टोमक के अंदर, आपके पेट के अंदर है, वो सिक्रेटेड होता है. तो आंसर है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड. फोर्थ, विच एसिड इज़ यूज्ड इन कार बैटरीज. ऐसा कौन सा एसिड है जिसको कार बैटरीज के अंदर इस्तेमाल किया जाता है. तो आंसर है स्टूडेंट्स सल्फ्यूरिक एसिड. कार बैटरीज के अंदर या फिर नॉर्मल घरों में जो बैटरीज होती है उसके अंदर भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कभी कभी किया जाता है. फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, विच सिंथेटिक फाइबर इज नोन एज आर्टिफिशियल सिल्क. ऐसा कौन सा सिंथेटिक फाइबर. अब जो सिंथेटिक फाइबर आपको पता है कौन सा फाइबर होता है जो केमिकल का इस्तेमाल करके बनाया जाता है. तो हम ये पूछ रहे हैं कौन सा सिंथेटिक फाइबर है जिसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोला जाता है. तो आंसर है आपका रेयन. ठीक है, रेयन को आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से भी जाना जाता है. क्वेश्चन नंबर 6 है, विच एसिड इज प्रेजेंट इन विनेगर. ऐसा कौन सा एसिड है जो विनेगर के अंदर प्रेजेंट होता है. तो आंसर है आपका स्टूडेंट्स एसिटिक एसिड. जो एसिटिक एसिड है वो विनेगर के अंदर भी प्रेजेंट होता है. क्वेश्चन नंबर 7 है आपका स्टूडेंट्स, द डायरेक्शन ऑफ एयर फ्लो इज आल्सो अफेक्टेड बाय अर्थ्स रोटेशन, इट इज़ कॉल्ड. अब क्या कह रहे हैं, जो एयर फ्लो, हवा जिस तरफ बह रही है वो भी हमारे अर्थ की रोटेशन, जो हमारा अर्थ रोटेट कर रहा है उसकी वजह से अफेक्ट हो सकती है. तो इस प्रोसेस को या इस इफेक्ट को हम क्या कहेंगे. तो आंसर है आपका कैरियोलिस इफेक्ट. जो डायरेक्शन होती है एयर फ्लो की, हवा किस तरफ बह रही है और हमारी अर्थ की रोटेशन कैसे हो रही है, ये दोनों क्या, इसका क्या मतलब है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से अफेक्ट करती हैं. क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, द लाइफ प्रोसेस दैट प्रोवाइड एनर्जी.
ऐसी कौन सी लाइफ प्रोसेस है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है? तो आपने काफ़ी सारी लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा होगा अपनी साइंस बुक में, लेकिन जो आपकी एनर्जी प्रोवाइड करने वाली लाइफ प्रोसेस है वो है रेस्पिरेशन। कैसे? जब आप जी आपका रेस्पिरेशन होता है तो कैसे होगा, उसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन लेते हैं, आपकी बॉडी में वाटर होता है, आपकी बॉडी में वाटर फूड होता है, ठीक है, वो इनटेक करते हुए आपस में मिलकर क्या करता है, ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, आपकी एनर्जी आपको रिलीज़ करता है और वाटर में रिलीज़ होता है। तो सिंपली आप ये देख सकते हो, जो इसकी रिएक्शन होती है आपको पता है, C6H12O6 प्लस O2, ठीक है। ये आपका फूड है, जब आपका फूड ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो क्या क्या बनाता है, आपका CO2 रिलीज़ करता है, वाटर करता है और क्या करता है, एनर्जी रिलीज़ करता है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है उसमें क्या होता है, हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है, एनर्जी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है 9th है, एनी नॉन लिविंग थिंग इज़ नोन एज एबायोटिक। क्या है, ऐसी कौन सी नॉन लिविंग थिंग है, या फिर नॉन लिविंग थिंग को आप दूसरे नाम से क्या जान सकते हैं? तो आंसर होगा एबायोटिक। आपकी जो नॉन लिविंग थिंग है उसको एबायोटिक के नाम से जाना जाता है, और जो लिविंग थिंग होती है स्टूडेंट्स, उसको हम बायोटिक के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड एंटर्स द लीफ ऑफ अ प्लांट विया। जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो प्लांट के लीव्स से किसके थ्रू एंटर होती है? जो आपकी प्लांट में जो लीफ है उसके नीचे, ज़्यादातर नीचे ना क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जो क्या है, माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होती है, माइक्रोस्कोप से आप इसको देख सकते हैं। तो स्टोमेटा है, ये जो स्टोमेटा है ये हेल्प करते हैं किसी भी कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर एंटर करवाने में, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, स्टोमेटा। जो स्टोमेटा है क्या कर रहा है, स्टोमेटा है वो हेल्प कर रहा है किसी भी गैसेस को लीफ के अंदर एंटर करने में या बाहर रिमूव करने में या रिलीज करने में। क्वेश्चन नंबर 11 है, केमिकल नेम ऑफ ऑयल ऑफ विट्रियोल इज। जो ऑयल ऑफ विट्रियोल है उसका केमिकल नेम क्या होगा, दूसरा नाम क्या हो सकता है? तो आंसर है सल्फ्यूरिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 12 है स्टूडेंट्स आपका, अ ट्रेडिशनल वे टू मेज़र वाटर इज। वाटर को मेज़र करने का ट्रेडिशनल सबसे तरीका कौन सा होता है स्टूडेंट्स? तो जो ट्रेडिशनल वे है वाटर को मेज़र करने का वो है बावरीज, ठीक है। क्योंकि पहले के लोग जब के पास जब कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं होता था मेज़र करने के लिए वाटर को या किसी चीज़ को, तो क्या है, तो ये ट्रेडिशनल पुराना तरीका इस्तेमाल करते थे। तो वो पुराना तरीका कौन सा है वाटर को मेज़र करने का, है आपका बावरीज। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन। जो साउंड है वो किस में ट्रेवल नहीं कर सकता है? तो साउंड है, आंसर है वैक्यूम। जो साउंड है वो वैक्यूम के अंदर ट्रेवल नहीं कर सकता। वैक्यूम क्या है, एक होलो स्पेस होता है जिसके अंदर क्या है, कुछ भी पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, वैसलीन इज मेड अप ऑफ। जो वैसलीन है वो किससे मिलकर बनी होती है? तो आंसर है पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स है उससे मिलकर वैसलीन बनाई जाती है। अब जैसे वैसलीन आप डेली यूज़ में देखते हैं, वैसलीन का इस्तेमाल कहाँ होता है, तो ये पैराफिन वैक्स से मिलकर बनी होती है। आपका क्वेश्चन नंबर 15 है स्टूडेंट्स, द सराउंडिंग्स वेयर ऑर्गेनिज्म लिव्स। ऐसा कौन सा सराउंडिंग है या आपके आसपास में कौन सा सराउंडिंग है जिसमें ऑर्गेनिज्म रहते हैं? उसका क्या पर्टिकुलर, उसकी क्या डेफिनेशन है कि जहाँ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, तो हम ये बोल सकते हैं आंसर हैबिटेट। कि कोई भी चीज़ जो भी है, एनिमल है, ह्यूमंस है, बर्ड्स है, वो जहाँ रहते हैं उस सराउंडिंग को बोलते हैं हैबिटेट बोलते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर लिसनिंग। Good morning student, welcome to online classes. In this spoken classes, today we will continue the topic respect elders. As I just explained you in the previous video how you should behave, and this is the basic is respect. So let us continue this video. Let us start. Yes, all religious cultures and beliefs deserve the same amount of respect even if they are different from our own. यानी कि किसी भी भाषा के लोग, किसी भी संप्रदाय के लोग
वो जो है ये चाहते हैं कि ये डिज़र्व करते हैं, उनका विश्वास है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट करते हो तो वैसे ही उनको भी आपसे रिस्पेक्ट करना चाहिए, और चाहे वो आपके अपने हो या दूसरे हो। इसका मतलब क्या है कि आपको हर इंसान से जो है आपको रिस्पेक्टफुली बिहेव करना चाहिए। रिस्पेक्ट फॉर अदर्स कम्स विद ह्यूमिलिटी फर्स्ट, और रिस्पेक्ट करना दूसरों की ये इंसानियत का पहला फर्ज है। The greatest act of humility is to take into heart the opinion and desires of others. It means कि इंसानियत के नाते जो है हमें लोगों की, हमारे जो बिहेवियर होता है हमारा ऐसा होना चाहिए ताकि वो उनके हार्ट को फील हो, यानी कि वो आप जो रिस्पेक्ट करें तो उन्हें खुशी महसूस हो और वो भी आपको उसके बदले में रिस्पेक्ट आपकी करें। रिस्पेक्ट पीपल्स फीलिंग्स इवन इफ इट डजंट मीन एनीथिंग टू यू, इट कुड मीन एवरीथिंग टू देम। और ये भी हो सकता है कि अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो तो वो आपके लिए कोई मायना नहीं रखती हो, लेकिन हो सकता है कि आपके द्वारा रिस्पेक्ट किया गया उसको, उसके लिए वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा मायने रखती हो। लर्न टू रिस्पेक्ट ऑल काइंड ऑफ पीपल, आपको हर तरह के लोगों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, बिकॉज एवरी वन इज फाइटिंग ए बैटल ऑन देयर ओन, क्योंकि हर इंसान जो है किसी न किसी तरह से अपने आप में ही लड़ रहा है, यानी कि अपने आप में ही स्ट्रगल कर रहा है, उनकी अपनी आपस की ही अपने आप में लड़ाई होती है। सो everyone, no matter the race, the origin or social status, deserve respect, यानी कि हर एक, जरूरी नहीं है कि वो कोई और आपका अपना हो, वो कोई किसी प्रांत का हो या किसी जो है सामाजिक स्टेटस का हो, हर कोई इंसान जो है रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। इफ someone respect you, अगर कोई तुम्हें रिस्पेक्ट करता है, रिस्पेक्ट them, आप उनकी रिस्पेक्ट कीजिए। इफ दे डोंट, अगर वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, स्टिल रिस्पेक्ट them, तब भी आप उनका आदर कीजिए। डोंट अलाउ द एक्शंस ऑफ अदर टू डिक्रीज योर गुड मैनर्स, और दूसरे को, अगर दूसरा आपकी इज्जत नहीं करता है तो आप उसके बिहेवियर से अपने बिहेवियर पर हावी मत होने दीजिए, बिकॉज यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ नॉट अदर्स, क्योंकि आप खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कि दूसरों को। इस पैराग्राफ का मतलब है कि जब कोई आपको, अगर आप किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हो और वो आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि वो तो मुझे नहीं कर रहा रिस्पेक्ट, देन व्हाई शुड आई। इट मीन्स कि उसका बिहेवियर आपके बिहेवियर पर जो है हावी हो रहा है। सो इट शुड नॉट बी लाइक दैट। आपको जो है अपना बिहेवियर कंटिन्यू रखना चाहिए। इफ नो वन इज रिस्पेक्टिंग यू, सो इट इज योर हैबिट दैट यू शुड रिस्पेक्ट ऑल पर्सन्स। ये आपका बिहेवियर है कि आपको सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। द सिंपल एक्ट ऑफ sincerity, listening to other is the greatest form of respect for them। यानी कि क्या है कि जो सिंपलिसिटी है, कि आपकी जो सिंसेरिटी है, जो आप जो है ध्यानपूर्वक से अपने सुनते हो, सुनने की कला भी एक रिस्पेक्ट के बराबर ही होती है, जो कि अगर आप किसी को ध्यान से सुन रहे हो तो ये भी आपका एक रिस्पेक्ट है दूसरों की तरफ, कि यस, कि हाँ, आप दूसरों को जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। रिस्पेक्ट फॉर आवर सेल्फ, और हम चाहते हैं कि हमारे जो अपने हैं हम उनके रिस्पेक्ट करें। लीडर्स आवर वैल्यूज, यानी कि जो रिस्पेक्टफुल हम अपने आप को करते हैं, तो लीडर्स ने कहा है कि वैल्यू होती है टू द राइट डायरेक्शन, और ये हमारा लीड्स, ये जो है दूसरों को हम जो रिस्पेक्ट करते हैं, इट लीड्स आवर वैल्यू
टू द राइट डायरेक्शन। और ये हमारे जो है कि हमारी वैल्यू यानी कि हमारी कीमत को जो है कहाँ ले जाती है, आगे की तरफ ले जाती है। रिस्पेक्ट फॉर अदर स्टीयर्स आवर बिहेवियर टू द राइट पाथ। और दूसरों की जो हम रिस्पेक्ट करते हैं वो हमारे जो है एक सीढ़ी है सही रास्ते पर चलने के लिए। लीडर्स हु विन द रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स आर द वंस, यानी कि जो लीडर्स होते हैं वो जो दूसरों को रिस्पेक्ट करके जो अपनी जो है ख्याति प्राप्त करते हैं, उनको जो एक जीतने वाली वो चीज़ होती है वो क्या है, हु डिलीवर्स मोर देन दे प्रॉमिस, और वो जो वादा करते हैं उससे ज़्यादा निभाते हैं। नॉट द वंस हु प्रॉमिस मोर देन दे कैन डिलीवर, ना कि उन जैसे लोगों के लिए जो वादे तो बहुत करते हैं लेकिन उसके बदले में कुछ नहीं करते। यानी कि कहने का मतलब ये है कि इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग, कहने के बजाय करने में विश्वास रखो। यानी कि ये नहीं कि मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, आई डू दैट एंड दैट ऑलवेज शोज, जो करते हो वो हमेशा दिखेगा। Treat people the way you want to be treated. लोगों के साथ वैसा व्यवहार करो जैसा कि व्यवहार आप अपने साथ चाहते हो। Talk to people the way you want to be talked. और लोगों के साथ ऐसा बातें करो जैसा कि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ बातें करें। रिस्पेक्ट इज अर्न नॉट गिवन, और रिस्पेक्ट जो है वो अर्न की जाती है यानी कि कमाई जाती है, ना कि दी जाती है। रिस्पेक्ट अदर दोज द एलिमेंट्स ऑफ योर कैरेक्टर्स, और रिस्पेक्ट जो है वो आपके अंदर के जो है भावनाओं को जो है बाहर कैरेक्टर के रूप में शो करती है। Swami Vivekanand explains to respect parents and elders, knowing that mother and father are the visible representatives of God, and the householder always and by all means must please them। अब जो है इसमें एग्जाम्पल दिया है स्वामी विवेकानंद जी ने कि रिस्पेक्ट पेरेंट्स एंड एल्डर्स नोइंग दैट, अपने पेरेंट्स को जो है रिस्पेक्ट करिए ये जानते हुए कि मदर एंड फादर जो है वो हमारे जो है, हमें गॉड दिखता तो नहीं है लेकिन मदर और फादर के रूप में जो है गॉड के रूप में रिप्रेजेंटेटिव्स हैं हमारे फादर एंड मदर, तो हमें उनको जो है रिस्पेक्ट करना चाहिए। और जो हाउस होल्डर्स हैं वो ऑलवेज जो है ये मीन्स होते हैं, ये साधन होते हैं, और हमें उनको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैंने आपको रिस्पेक्ट एल्डर्स के बारे में कुछ एग्जाम्पल्स और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। सो इन द एंड ऑफ दिस वीडियो I will like to request you all that instead of just compulsing on others, you should respect others so that they can respect you। यानी कि आपको कुछ जो है पाने के लिए you have to pay something, so if you just need respect that others should respect you, you should respect others to get respect from others। तो बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा कि बेसिक्स है, आपको जो है रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा परिभाषाएं। 12 परिभाषाएं हमने कर ली। आज है वचन। बेटा हमने कल संज्ञा और लिंग करा, संज्ञा की परिभाषा की
और संज्ञा के ही विकार हैं लिंग, वचन और कारक। संज्ञा के विकार क्या हैं? लिंग, वचन और कारक। तो लिंग कलम ने किया, आज है वचन। वचन क्या है? वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है। वचन संज्ञा का वह लक्षण है जो उसके एक या अधिक होने का बोध कराता है। या हम कह सकते हैं कि शब्द के एक या अनेक होने का बोध कराने वाले शब्द वचन कहलाते हैं। क्या कह सकते हैं कि शब्द के एक या अनेक का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? वचन। या शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले वो क्या है? वचन। तो एक प्रकार से वचन क्या है कि जिस शब्द से हमें ये पता चले कि वो संख्या में एक है या एक से अधिक है, वो ही क्या है? वचन है। अब है वचन के भेद। वचन के कितने भेद हैं? हिंदी में वचन दो हैं। हिंदी में दो प्रकार के वचन हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन और बहुवचन। एक वचन क्या है? शब्द के जिस रूप से किसी संख्या का एक होने का पता चले वो एक वचन, और शब्द के जिस रूप से एक से अधिक होने का पता चले वो बहुवचन। आगे है कारक। अगला है हमारा कारक। कारक क्या है? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ जाना जाए वह कारक कहलाता है। यानी यह संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरे शब्दों से पता चले। यानी एक शब्द का दूसरे शब्द से जो संबंध बताया जा रहा है वही क्या है? आपका कारक कहलाता है। अब है कारक के भेद। कारक के कितने भेद हैं? कारक हैं जो 8 भेद हैं। यानी कारक के 8 भेद हैं या कारक है जो 8 प्रकार के। कारक के भेद कौन कौन से बेटा? कर्ता कारक, कर्म कारक, कर्ण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अब है ये तो है कारक और ये हैं इनकी विभक्तियाँ। जैसे कर्ता की विभक्ति ने, कर्म की विभक्ति को, कर्ण की विभक्ति से या के द्वारा, संप्रदान की विभक्ति को के लिए, अपादान की विभक्ति से अलग होने, संबंध का, के, की, रा, रे, री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे, अरे। तो ये 8 कारक और ये इनकी विभक्ति हैं। जब किसी भी कोई वाक्य लिखा जाता है उसमें जब ये विभक्ति लगी होती हैं उसी के आधार पर हम पहचान सकते हैं कि ये कौन सा कारक है। अब है सबसे पहले कर्ता कारक। कर्ता कारक क्या है? वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला। वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला क्या कहलाता है? कर्ता कारक कहलाता है। में देखते हैं वाक्य में क्रिया या काम को करने वाला कर्ता कारक कहलाता है। कर्ता प्राय संज्ञा या सर्वनाम होता है और इसकी विभक्ति क्या है? ने होती है। जैसे राम ने पुस्तक पढ़ी, राम ने पुस्तक पढ़ी, तो यहाँ पर ने लग गया इसलिए कौन सी है आ गई है बेटा? ने, यानी कर्ता कारक। आगे है आपका कर्म कारक कि वाक्य के जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़े। वाक्य में जिस संज्ञा या सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है वो क्या है? कर्म कारक। तो इसकी विभक्ति क्या है हमारी? को। कर्म की विभक्ति क्या है? को। तो जैसे पुलिस ने चोर को पकड़ा, तो यहाँ पर चोर को देखो, पुलिस ने तो किस में आ गई? आपकी कर्ता, और चोर को विभक्ति आ गई तो किस में आएगी? कर्म में। यानी अगर आपसे ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा और आपको अंडरलाइन कर दी चोर के ऊपर, चोर को, तो आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है, तो क्या बताओगे? कर्म कारक। आगे हमारा कर्ण कारक। इसकी विभक्ति है से और के द्वारा, से या के द्वारा। और कर्ण का अर्थ होता है साधन, कि कर्ता जिस साधन की सहायता से काम करता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। कि कर्ता जिसके द्वारा काम करता है वो क्या है? कर्ण कारक। जैसे तो इसकी विभक्ति क्या है? से और के द्वारा। जैसे मैं कलम से लिख रहा हूँ, मैं कलम से लिख रहा हूँ, किससे लिख रहा हूँ? कलम से। तो ये साधन है और विभक्ति हो गई से। के द्वारा जैसे उसे तार के द्वारा सूचित करो, उसे तार के द्वारा, किसके द्वारा? यानी साधन क्या है? तार, तो तार के द्वारा सूचित करो। आगे हमारी संप्रदान। संप्रदान, प्रदान माने देना। तो वाक्य में जिसे कुछ दिया जाए अथवा जिसके लिए कुछ किया जाए वो है संप्रदान कारक। इसकी विभक्ति है को और के लिए।
तो भिखारी को भोजन दो, को विभक्ति और देने का भाव आ रहा है इसलिए संप्रदान। मैं पिताजी के लिए दवा लाया हूँ, के लिए, इसलिए इसमें संप्रदान। आगे है अपादान कारक, अपादान से यानी अलग होने का भाव हो, अपादान यानी कि से अलग होने का भाव हो, जिससे अलग होने का भाव प्रकट हो अपादान कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? से परसर्ग यानी विभक्ति। जैसे पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, तो पत्ता पेड़ से क्या हो गया? अलग हो गया। गंगा हिमालय से निकलती है, गंगा है वो हिमालय से क्या हो रही है? अलग हो रही है, इसलिए कौन सा आएगा इसमें? अपादान। अगली हमारी संबंध कारक, इसकी विभक्ति है का, के, की, रा, रे, री। तो संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो, संज्ञा के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो वो है संबंध कारक। जैसे राम का भाई, उसके बेटे, देखो राम का विभक्ति आ गई, उसके, के आ गया गीता की बेटी, तो का, के, की। या रा, रे, री में जैसे मेरा भाई, रा आ गया तेरे भाई, रे आ गया तुम्हारी बहन, री आ गया। तो इस प्रकार से संबंध कारक में एक वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध दिखाया जाएगा। विभक्ति होंगी का, के, की, रा, रे, री। आगे है अधिकरण कारक में पर। अधिकरण का अर्थ है आधार। अधिकरण का अर्थ क्या है? आधार। तो जिन संज्ञा या सर्वनाम पदों से क्रिया के आधार का बोध हो वो क्या कहलाते हैं? आपके अधिकरण। यानी किसी चीज के ऊपर कुछ होना या किसी चीज के अंदर कुछ होना। जैसे सेब थैले में है, सेब कहाँ है? थैले में। घड़ी मेज पर रखी है, कहाँ रखी है? मेज पर। तो किसी चीज का आधार जो है वो क्या है? अधिकरण। लास्ट है हमारा संबोधन कारक, कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए उसे कहते हैं संबोधन, यानी किसी को पुकारा जाए। जैसे हे प्रभु रक्षा करो, अरे तुम कहाँ चले गए। तो ये आपकी विभक्तियां हैं कारक की, ये आपको अच्छे से लर्न करनी है। थैंक यू। This is for 6 to 8 class English grammar and defines. And today we are going to start with the first define is numbers. What is numeral? Numeral क्या होता है? Numeral is a type of adjective and it remembers, it denotes the numbers. Numbers that designated by year, a school or college, class, and that are awarded for designation in an extracurricular activity. This symbol is denoted the consisting of numbers. ये symbol हमें ये बताता है कि numeral या numbers कहाँ क्या है। Next we have what is an interjection. Interjection क्या होता है? State its types. Interjection के कितने types होते हैं? Interjection are divided into following six types. 6 types के होते हैं interjections as you see here: greeting, joy, surprise, approval, attention, sorrow. When used in the sentences, जब हम इन्हें sentences में कैसे use करते हैं, according to the types we are going to discuss about it. Types. First is interjections of greeting. An interjection is used to express the sentiments or spoken sudden emotions and surprises. So first one is greeting. So how we are express the greetings? Greetings is used to indicate emotion of worth towards the other person when they meet. जब हम एक दूसरे से मिलते हैं, जब हम अपने फ्रेंड से मिलते हैं या ऑफिस में किसी से मिलते हैं, किसी कलीग से मिलते हैं, तो हम क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, हे, लाइक दिस. दीज वर्ड्स आर कॉल्ड इंटरजेक्शन ऑफ ग्रीटिंग. नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शंस फॉर जॉय. जॉय मतलब होता है एक्साइटमेंट, खुश होना, फीलिंग्स ऑफ हैप्पीनेस और एक्साइटमेंट. सो वाओ, हरी अप, हरी, वाओ, इन सब, हुर्रे, इन सब चीज़ों का ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे जॉय, इंटरजेक्शंस ऑफ जॉय. नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शन फॉर अप्रूवल. अप्रूवल और वी कैन से प्रेज. अप्रूवल क्या होता है? जब हम किसी के बारे में बात करते हैं
कि फीलिंग्स जो हैं वो कैसी होती हैं, यानी कि एग्रीमेंट, वी कैन से इट एग्रीमेंट। जब हम दोनों टास्क के बीच में कोई एग्रीमेंट होता है देन वी विल से दैट दिस इज़ एग्रीमेंट। अप्रूवल, यानी कि इस चीज़ के लिए हमें अप्रूव कर दिया गया है। नेक्स्ट वी हैव इंटरजेक्शंस फॉर अटेंशन। अटेंशन इज़ यूज्ड इन द सेंटेंसेस टू ड्रॉ द अटेंशन, यानी कि किसी चीज़ की तरफ ध्यान देना, और इन सब चीज़ों को हम कैसे डिनोट करते हैं, क्लास में भी आपने सुना होगा, टीचर्स कहती हैं लुक एट दिस, लिसन टू इट। ये सब चीज़ों के एग्जाम्पल्स हमारे किसके लिए हैं, अटेंशन के लिए। अप्रूवल के एग्जाम्पल्स वी हैव वेल डन, ब्रावो, these brilliant, these are the examples of approval. Next we have surprise. Surprise is used to express a feeling or strong sense of being surprised. You can use these words like what, surprise, जब हमें किसी चीज़ से सरप्राइज मिलता है then we will say what, well, hey, oh. These are the examples of surprise. Next we have sorrow or pain. When you want to express feelings of sadness in the sentence, जब हमें किसी चीज़ की sadness यानी कि इमोशन होता है हमारा sadness, जब हम सैड फील करते हैं तो उन्हें हम sorrow के अंदर काउंट करेंगे। So we have examples of ouch, Alice, they are the examples of sorrow. So these are the we have the 6 kinds of interjections types, so you have to pay attention on it. Thank you everyone.